प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले गजा में नस्लकुशी और जंगी जराइम पर इसराइल को कोई रियायत नहीं मिलेगी। अरब इस्लामी हंगामी इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल या ख़त्म की जाए। फौरी गैर मशरूत सीज़ फायर हो। इसहाक डार ने इसराइली अज़ाइम पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। पाक अफगान पॉलिसी पर भी सवालात उठ गए हैं। अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी के तनाजुर में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी और रियासती रद्द-ए-अमल पर भी गुफ्तगू होगी। आईसीसी ने पीसीबी की अपील मुस्तरद करते हुए मैच रेफरी हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला दे दी गई। भारत ने एशिया कप में जीत को पहलगाम वाक़े और फौज के नाम किया। सवाल यह है कि खेल के मैदानों में सियासत का अमल दखल कैसे रुकेगा और कौन रोकेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती उमूर से रोक दिया गया। मुबैना जाली डिग्री केस का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय से मशरूत है। उधर ईमान मजारी के खिलाफ लाइसेंस मनसूखी का रेफरेंस दायर। इल्जाम है रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की हिमायत का। दूसरी जानिब ईमान मजारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ हरासमेंट की दरखास्त भी दे रखी है। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो एलामिया आया है और इस इजलास से जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या यही थी? जी, ये कतर के ऊपर हमला जो है इसराइल की जारियत तो दहाइयों से जारी है, मगर पिछले 1-2 साल में जब से गाज़ा के ऊपर जो जुल्म सितम 2 साल से जारी है, उसके बाद न्यू नॉर्मल की डेफिनेशन बदलती रहती है। और ये कतर के ऊपर जो हमला है ईरान के बाद, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, न्यू लेवल है। तो उसके बाद ये इस्लामिक और अरब समिट वहाँ पे कतर पे था, तो बहुत ज़्यादा लोग कुछ गलत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। पाकिस्तान में भी काफ़ी तजिया निगार, मैं कल भी सुन रहा था, उनकी उम्मीदें थी कि शायद इस दफ़ा रवायती तौर पे मजम्मत नहीं की जाएगी, शायद अस्करी तो नहीं मगर कोई इक़्तिसादी, सफारती या सियासी किस्म की कुछ यकजहती या कोई एक्शन लिया जाएगा। तो जो एलामिया आया वो उससे काफ़ी लोगों को की मुतज़ाद राय है, ज़्यादातर जो है वो मायूसी हुई है। मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर मैं अपना व्यू देने की बजाय हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वज़ीर हैं। हमारा तो ज़्यादा एजाज़ रहा हुआ कि वो हमारे सीनियर एडिटर रहे हुए हैं, तो हम उस लेंस से ज़्यादा देखते हैं। तो शाह साहब, मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, आपने जो है बड़े सख्त अल्फाज में स्पाइनलेस मैसेज ऑफ फियर, हेल्पलेसनेस विद नो कॉन्क्रीट एक्शन, even such outlandish statement like supporting efforts of USA to halt aggression against Gaza Strip today marked burial of OIC and Arab League and death knell of Muslim establishment। बड़े सख्त अल्फाज हैं, क्या कैसे एलामिया देखते हैं आप? देखिए जी आमिर साहब, आप ख़ुद भी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैं और आपने भी काफ़ी देखा है उतार चढ़ाव। कई मोमेंट्स आते हैं तारीख़ में जो किसे कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट है या टर्निंग पॉइंट्स हैं कि ये तारीख़ का रुख तब्दील कर सकते हैं। इज़राइल ने, जैसे आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया, जो जारियत की कतर की, ये सिर्फ कतर नहीं था, ईरान के ख़िलाफ़, लबनान के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, यमन के ख़िलाफ़, क्योंकि ये एक लॉन्ग लिस्ट है क्राइम्स की, जराइम की, उनकी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वायलेशन। 2 साल में 7 मुल्कों पे हमला हो चुका है। जी एग्जैक्टली। और वो इज़राइल और दीदा दलेरी से करी जा रहा है, कोई रुकावट नहीं। अब ये इतना आपने गैदरिंग बनाई, सारे मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को बुलाया, 50 से ज़्यादा लोग आए, तो आप और जैसे कल ठीक कहा इसहाक डार साहब ने कि 2 अरब मुसलमानों की नज़रें इस मीटिंग पर हैं। और जैसे अनवर इब्राहिम साहब जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के कहा कि हमारी आइंदा की जनरेशन्स देखेंगी कि व्हाट डिसीजन वी टुक। आपने क्या किया? गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, और साथ अरब कावा पी के आप घर चले गए।
बैठे बैठे हाथ मलते रह गए और अमेरिका के साथ वो तारीफ भी कर दी कि बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो तकारीर का आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी बड़ा पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, आई थिंक मलेशिया ने लिया, टर्की ने लिया, ईरान ने लिया, ईरान हमेशा ही लेता है। तो कुछ उससे उम्मीदें जाग गई थी कि शायद कोई ये कॉन्क्रीट एक्शन लें, कोई डिप्लोमेटिक। और लोग ये कह रहे हैं कि जो है 2 साल से जो जुल्म फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है, तो अभी तक ये तमाम अरब ममालिक जो हैं ये इब्राहिम अकॉर्ड से नहीं निकल पड़े। तो अब क्या इन्होंने करना है? देखें जी आमिर साहब, 2-3 स्टेप्स थे। एक आप करते कि इन्हीं लोगों ने अमेरिका को $2 ट्रिलियन, $2 खरब इन्होंने, मैं तो ये कहूंगा कि इट्स प्रोटेक्शन मनी। अब इट्स अ सोफिस्टिकेटेड ब्राइब कि यार आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमारी हिफाजत करें। यही था ना, क्विड प्रो को तो यही है बेसिकली, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो भी फेल हो गया। फिर आपने एक इस्लामिक फोर्स वैसे बनाई हुई है सऊदी अरेबिया में, जिसके कमांड चीफ इज द फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ। आप उसको एक्टिवेट कर देते, कह देते कि जनाब जिन लोगों ने उसमें अपने सोल्जर्स भेजने हैं, वॉलंटियर्स भेजने हैं, चाहे 200 हों या 2000 हों, हम तैयार हैं। एक मैसेज तो जाता ना कि वी मीन बिजनेस। तीसरा मैंने ये भी प्रपोज मैं कर रहा हूं कि ब्लॉकेड है इस वक्त गाजा का। व्हाट दे नीड इज मेडिसिन एंड फूड, अद्वियात और खुराक। आप कहते हैं जी पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, ये जो मजबूत ममालिक है, इनकी स्ट्रांग नेवी है, हम एक ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करते हैं। यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन आप बैक लगवा लेते, जैसे परसों भी पास हुआ है 142 मुल्क का, वो पास हो जाना था, हमें लीगल कवर मिल जाता। हम कहते हैं ब्लॉकेड भी तोड़ेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स तो लेते, और या फिर जैसे आपने कहा इब्राहिम अकॉर्ड्स में जो लोग शामिल हुए हैं वो मुअत्तल कर देते, इजराइल के एम्बेसडर को सस्पेंड कर देते, उनको घर भेज देते। कोई स्टेप्स तो लेते ना आप। शाह साहब, एक जो है ऑन द साइड जो है अरब लीग की जो मीटिंग हुई है उसमें जो है ये कहा गया है कि जॉइंट डिफेंस जो मैकेनिज्म है शायद उसको एक्टिवेट किया जाए, और जो इस तरह के इंडिविजुअली सफारती तल्लुकात रिव्यू किए जाएं इसराइल के। कहा तो गया है, मगर आपको लगता है कि कुछ एक्शन इसके ऊपर कोई अरब ममालिक करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। करना होता तो ये आपने एलामिया पढ़ लिया, कितने पॉइंट्स है, 20 या 25 पॉइंट है शायद, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये आप देखें, जो करना, अगर आप में जान है करने की, तो आप जो कहते हैं नाइके स्लोगन क्या है, जस्ट डू इट। ये जो है आए बाएं शाएं मगर अगर ये वो फलाना, ये तो कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आप ताल्लुकात करें, हम एक्टिवेट करेंगे। व्हाट जॉइंट ऑफ कमांड, आपके पास तो वो फोर्स है बनी हुई, उसके कमांड चीफ मौजूद है। आप स्टेप अनाउंस करते, सारे ममालिक के लीडर्स मौजूद थे। इससे बेहतर था मीटिंग ही ना बुलाते आप। एम्बेरसमेंट हुआ है ना जी, लोगों ने इतनी मायूसी हुई है। मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स, फोन, कि ये क्या हुआ है। वो जो एक बड़ा एक भरम था, जैसे आपने कहा कि कुछ उम्मीद की किरण थी, कुछ हमारी भी थी कि खुशफहमी शायद कि कुछ इस दफा देखो दे विल टेक स्टैंड, वो आप ठुस बैठ के हैं बिल्कुल। शाह साहब, ये जो असुल लिया जाता है कि रियल पॉलिटिक्स में पहले जिन मुल्कों पे हमला होता है उनको खुद करना पड़ता है। हमारे पे हमला हुआ, हमने कोई मीटिंग्स तो नहीं की, ठीक है सफारती अच्छी बात है, कुछ दोस्त ममालिक ने हमारी हेल्प की, पर हमने उसी वक्त जवाब दे दिया। हमारे पास 70-72 जहाज़ हमने एयरबॉर्न किए थे। 90 के करीब कतर के पास जहाज़ हैं, और दुनिया के महंगे तरीन डिफेंस के जो परचेजर बायर और लार्जली फ्राम यूनाइटेड स्टेट जो हैं वो गल्फ़ की GCC कंट्रीज़ ही हैं। तो इनके लिए खुद करना जो है वो ज़रूरी था पहले, उसके बाद दोस्तों उम्मा बुलाई जाती है। बिल्कुल सही कहा। $20 अरब का तो कतर के पास सामान है, पेट्रियट मिसाइल्स और डिफेंस मैकेनिज्म का बने, $20 बिलियन का। सऊदी अरेबिया ने पिछले साल $142 बिलियन का मिलिट्री एग्रीमेंट्स डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अमेरिका के साथ किया है। एक मुआहदा जो हमारा जितना कर्जा है 130 बिलियन, उससे ज़्यादा। तो आप देखें कि आपके पास तो कमी नहीं है वसाइल की, आपके पास कमी नहीं है असले की, लेकिन हिम्मत, हौसला, जान, जैसे आपने कहा पाकिस्तान पर जब हुआ वी हिट बैक इमीडिएटली। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि 9 मई को एक हमारे बरादर मुल्क मुसलमान के वजीर खारजा आए,
उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ा अच्छा किया है, आपने जहाज गिरा दिए 6-7, अब बस करें, हो सकता है हिंदुस्तान आप पर कोई कार्रवाई करे तो आप हाथ हौला रखें, आप ना हिट बैक करें। उस वक्त हमारा जो है, एंड आई गिव क्रेडिट टू द आर्मी चीफ, द फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा कि नॉट एट ऑल, वी विल हिट बैक, कम वॉट में, ये इसका नहीं कि हम लिहाज कर दे फलाना बड़ा। तो वो हमने वो किया, और हमने किसी से एनओसी नहीं लिया या हमने पूछा नहीं कि जी हम करें या ना करें। अगर आप में, क्योंकि हमारे पास सलाहियत भी है, कुव्वत भी है, और प्लस हिम्मत भी है माशाल्लाह कि हम कर सकते हैं। दिलचस्प डिस्कशन इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। शाह साहब, ये हमने तो ये ऑफर, इसमें भी इसाक डार साहब के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उमा अगर डिसाइड करे तो हम हाजिर हैं कोई जॉइंट टास्क फोर्स बनाने में, और हमने अपनी अहलियत साबित भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इंडिया के मुकाबले में की है, जो हमारे 7 गुना आबादी में बड़ा है, 10 गुना इकानमी में बड़ा है, तो ये कर सकते हैं। और लास्ट टाइम भी आप तो हिस्ट्री के उस्ताद रहे हुए हैं कि 1974 में कि सिर्फ हुआ था कि उम्मा कॉमन करेंसी, कॉमन सिक्योरिटी की जो है पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही बात की थी। उसके बाद से उम्मा ने कभी कोई फ़ाल किरदार कोई अदा नहीं किया। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। 1973 जो अक्टूबर में जंग हुई अरब इसराइल की, जिसे हम रमज़ान वॉर कहते हैं, वो जोश कहते हैं योम किप्पूर वॉर या अक्टूबर वॉर, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स भेजे सीरियन एयरफोर्स में, अभी एक वो जिंदा है, मुझसे कांटेक्ट भी है, ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब। उन्होंने इजरायली जहाज गिराए सीरियन एयरफोर्स की तरफ से। हम जंग में शरीक हुए, और आपने बड़ी अच्छी बात की दूसरी, और उसमें देखें एक शाह फैसल शहीद, मैं उनको सल्यूट करता हूं। ही वॉज किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू अमेरिका, वेरी स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट। उन्होंने कहा कि जो इजराइल की हिमायत करेगा हम उसका तेल बंद कर देंगे, जैसे कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देंगे। उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। आपको देखा अमेरिका, यूरोप का चीखें निकल गई थी उस वक्त, और ये बड़ी अच्छी प्रपोजल दी इसाक डार साहब ने। बल्कि मैं तो आपके प्रोग्राम में आके ये प्रपोज करता हूँ ग्रैंड बारगेन। आप कतर और सऊदी अरेबिया को कहें जनाब, जैसे डार साहब ने भी कहा है कि हम अपने हर किस्म की मदद करने को तैयार हैं। वी कैन स्टेशन आवर ट्रूप्स इन कतर एंड सऊदी अरेबिया। उसके एवज हमारा सिर्फ 130 अरब डॉलर का कर्जा है। वो कर्जा आपका, उनके लिए तो चौनी ध्वनि है ना जी, 130 बिलियन तो कुछ इससे ज्यादा वो खर्च रहे हैं। हमें ठेके पे दे दें, हम हाजिर हैं, हम स्वाब भी कमाएंगे। हाँ, स्वाब भी सऊदी अरेबिया को हम, और हमारे लोग लड़ना जानते हैं, हम डरते नहीं इसराइल से किसी और से। सऊदी अरेबिया को जिस तरह हमने ये हमारा उनके साथ मुआहदा है कि उनके ऊपर 82 का मुआहदा, 82 का, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो ये बाकी भी करें, हमारी खिदमत हाजिर करें। हम हाजिर हैं, और आप हमारा कर्जा दूर कर दें, और हर महीने 1-2 बिलियन डॉलर दे दिया करें हमें, तो हमारा काम चल जाएगा। ये वैसे बार्गेन आप करें हैं। आपको भी हाईएस्ट लेवल पे जो है ये एयर ब्रीफिंग्स दी गई हैं जी, मेरी ये इत्तला है। मुझे भी कुछ मौका मिला है हाईएस्ट लेवल पे कुछ चीज़ों का। एक चीज़ जो है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, ये बताई गई कि माजी में भी हमने मिडल ईस्ट में कतर, यूएई, इन तमाम ममालिक की एयरफोर्स की ट्रेनिंग्स हम करते रहे हैं। हमने की, बिल्कुल सही है। मगर उसके ट्रेनिंग के बाद कुछ थोड़ी सी रवैयों में वो गर्मजोशी नहीं रही, हमारे से थोड़ी सी दूरियां कर ली गई। तो इस दफ़ा हम हाजिर हैं, मगर 130 अरब डॉलर का कर्जा या कुछ हमें हमारी तरफ भी क्विड प्रो को होगा। ये बिल्कुल, इस दफा हम बड़े क्लियर है। देखे ना, वो तो इजीली अगर 2 खरब डॉलर दे सकते हैं अमेरिका को, तो ये तो उनके लिए स्मॉल चेंज है ना जी, एज अमेरिकन से स्मॉल चेंज, पीनट्स है, पीनट्स है, बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, ये मगर तकलीफ से बात ये है कि एक तरफ तो हमने जिन लोगों ने ये गलत उम्मीदें लगाई हुई थी कि पता नहीं ये क्या उम्मा इस दफ़ा करेगी, ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद मार्को रूबियो जब आए पहले इसराइल में, वहाँ पे उन्होंने जो जेस्चर्स दिए और वहाँ से मोरलेस वही जो अमेरिका का स्टांस है वही रहा। और यहाँ बस एक कार्रवाई की हद तक के जनाब मुलाकात हुई और समझा दिया कि आइंदा नहीं होगा टाइप करके। मगर इन द मीन टाइम जो जब ये चल रहा था
जो गाजा में अभी इस वक्त भी जो जुल्म सितम चल रहा है कि ये जो अब बाकायदा वो इनखला करवा रहे हैं, गाजा को खाली करवा रहे हैं, टैंक आ गए और जुनूब की तरफ जो है आबादियों को वो कर रहे हैं। ये मेरे आगे लिस्ट पड़ी हुई है कि अभी जो बमबारी के साथ ऊंची इमारतें जितनी की गई हैं, 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं, 3 सहाफ़ी है, अब टैंक आ गए हैं, तो वो तो वहाँ मोर ओवर कर रहे हैं। ये मोर ओवर कहाँ रुकेगा? देखिए जी, आपने नोट किया होगा कि जिस वक्त दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी टाइम लगभग मार्को रूबियो और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो यकजहती का इजहार कर रहे थे एक दूसरे से, और वो इन्होंने ये भी कहा कि ये वीक गवर्नमेंट्स का मैसेज है, हम उसकी परवाह नहीं करते। सो उन्होंने इस तरीके से उसको, मुझे याद आ गया, मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आपने बात की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री का, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू सर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, मार्शल स्टालिन को किसी ने आके कहा कि जनाब पोप का बयान आया है और पोप ने बड़ा सख्त तनकीद की आपकी, और पोप ने आपसे बहुत नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बड़ा आराम से सोचा, अपनी मूछों पर ऐसे किया, उन्होंने कहा हाउ मेनी डिविजन्स डज द पोप हैव? क्वेश्चन ये है कि ये जो मजम्मत है, तनकीद है, हम नहीं वो ज़बानी जमा खर्च, वो जो बुली होता है, जो एग्रेसर होता है, जो रोग स्टेट होती है, उनको नहीं है। तो आपके उन्होंने कहा कि हाउ मेनी डिविजन्स डज द पोप हैव, क्या कर लेगा, बयान दे देगा ना। शाह साहब ये एक यूएन के इंस्पेक्टर हैं मैस वेपन्स के ऊपर, वो बड़ा एक्टिव सोशल मीडिया पे होते हैं, स्कॉट रिटर, जी स्कॉट रिटर ने भी हाल ही में अपने एक जज साहब के साथ न्यूपॉलिटन के साथ वो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट होता है, उसमें उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो उनकी जो ईरान के हाथों उनकी जो हजीमत हुई है वो बाज नहीं आएगा, और इस बात का कभी इम्कान है कि वो ईरान पे दोबारा प्रॉब्ली सितंबर के आखिर में या दिसंबर के दरमियान में हमला करेगा। इजिप्ट में भी कर सकता है। साथ में ये हेम ब्रेशेट्स हैं, ये सुएस के प्रोफेसर हैं। क्या पाकिस्तान कोई इन 7 ममालिक की तरह हैं जो कि आराम से बर्दाश्त कर लेगा? देखिए जी, इजराइल का जो बड़ा भाई है, जो आइडियोलॉजिकल कज़न है, वो है हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी। दोनों फैशिस्ट, दोनों एक्सपेंशनिस्ट और दोनों इस्लाम दुश्मन। उनको जिस तरह हमने फैंटी लगाई है, इजराइल की जुर्रत नहीं होगी पाकिस्तान पर कुछ करने की। 84 में उन्होंने एक प्लान बनाया था काहूटा पर हमला करने का, मिलके इंडिया और इजराइल ने। हमने उनको मैसेज कर दिया, इफ यू डू दैट, जनरल ज़िया वाज द प्रेसिडेंट देन, वील हिट बैक। और उससे पहले CIA ने, चूंकि वो अफगान जिहाद था, उन्होंने टिप ऑफ कर दिया था पाकिस्तान को ये करने वाले, तो वो मामला रुक गया था। हमें खतरा नहीं, लेकिन ये जो लोग लाइन में खड़े हैं, खलीजी ममालिक जिन्होंने अरब अब्राहम अकॉर्ड्स किए हैं, इनको फेंटी पड़ेगी जरूर। मुझे लगता है कि वो जो है ना, अब बेचारा कतर ने तो कोई एंटी इजराइल काम नहीं किया ना, वो तो एक कमर्शियल चीज़ कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है। मोसाद के लोग मिलते थे आके हमास के लोगों को दोहा में, तो उसका लिहाज नहीं किया, तो बाकियों का भी ये होगा और इनको सबको मार पड़ेगी वन बाय वन। वो क्या कहा था इब्राहिम लिंकन ने, इफ यू डोंट हैंग टुगेदर वील ऑल हैंग सेपरेटली। तो ये इनका हाल है पाकिस्तान को। और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान पर हमला एक और होगा, क्योंकि ईरान ने जो सबक सिखाया है इजराइल को वो याद रखेंगे। 46,000 इजरायलियों के घर और उनके अपार्टमेंट्स तबाह हुए। नेतन्याहू 12 दिन बंकर में रहा और इजरायली कौम तो डिसलोकेट हुई। उनके मोसाद हेडक्वार्टर्स, उनके वाइजमैन इंस्टीट्यूट, उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स पर ईरानियों ने हमला किया। तो ईरान पर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बाकी क्योंकि बुली है ना, बुली उस पर करता है जो कमज़ोर है, जो जवाबी कार्रवाई ना कर सके। तो आई थिंक दे वुड बी इन फॉर दैट। शाह साहब, एक तब्दीली तो पूरी दुनिया में आ रही है कि जनरल असम्बली का जिस तरीके से 2 स्टेट के लिए रेजोल्यूशन आया है, उसके बाद ये मेरे सामने ये पड़ी हुई है यूनाइटेड नेशंस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें नस्ल कशी को उन्होंने पूरे सबूत दिए हैं कि इसराइल जो है वो बाकायदा सोच समझ के 72 सफ़ों की ये रिपोर्ट है कि कत्लेआम और इमदाद में रुकावट और जबरी बेदखली और ये तबाही के शवाहिद पेश किए गए हैं 72 के सफ़ों में। उसके बाद हमने भी जो कुवैत के साथ मिलके एक हंगामी इजलास जिनीवा में भी बुलाया हुआ है, फिर यूनाइटेड नेशंस का भी इजलास है, उसके अंदर भी उम्मीद है कि इसके ऊपर काफ़ी काम होगा। एक तरफ तो ये पूरे यूरोप और अमेरिका में भी अवाम जो है वो हुक्मरान चाहे ना हो,
वो भी एक चेंज नजर आती है। और फिर जो कतर के इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे कि दूसरी दफ़ा नेगोशिएशंस का ट्रैप बना के जो है ना ये हमला हुआ है, क्या इसका अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए क्या और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं बल्कि दाद देता हूं वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन को। आपको याद होगा कि हर अमेरिकन कैंपस में प्रोटेस्ट हुआ है ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, और मुझे याद आ गया कि जब यासर अराफात साहब अमेरिका गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी प्रोफेसर एडवर्ड सईद, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे, पैलेस्टीन अमेरिकन प्रोफेसर, किताब भी लिखी ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न मीडिया। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अराफात साहब को। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मगरबी राय आमा और अमेरिका का राय आमा तब्दील होगा फ़लस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ, देन यू विल बी क्लोजर टू योर गोल। आज अभी जो आपने देखा है सर्वे आया है अमेरिका का पब्लिक में, 65% ऑफ अमेरिकन से कि फ़लस्तीनियन रियासत होनी चाहिए, एंटी इसराइल। पूरे यूरोप में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, स्पेन में देख लें, लंदन देख लें, बर्लिन, पेरिस, मैड्रिड, सब जगह। तो ये एक बहुत बड़ी, और बल्कि मैं तो कहूँगा आई मस्ट कमेंड इवन द पीपल ऑफ इसराइल। 2 लाख का जुलूस तो वहाँ निकला है जी पिछले हफ्ते, आपको याद है। उनका स्टॉप द वॉर, सिडनी में लाखों लोग निकले हैं। तो ये मोर देन इन मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज बाय द वे। तो इनमें बड़ी जान है पब्लिक ओपिनियन की, और अब भी जो है एटलीस्ट सब कह रहे हैं कि वी विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। तो इस वक्त वो एक बड़ा नादिर मौका है कि ये प्रेशर डाला जाए। और मेरा तो ख्याल था कि शायद कोई डेलीगेशन बनाएंगे ये मुस्लिम लीडर्स और ट्रंप को जाके कहेंगे जनाब टिल यू डू, इसको लगाम नहीं लगाते नेतन्याहू को, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, ये जो 2 खरब है आपके ये इन्वेस्टमेंट है। कोई ना कोई क्विड प्रो को तो लिंक करते ना, इन्होंने अभी तक नहीं किया। मैं समझता हूँ एक तो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है मिडल ईस्ट। नेक्स्ट टाइम एतबार नहीं करेगा नेगोशिएशंस का इनके ऊपर, बिल्कुल कोई नहीं करेगा। इसराइल की तो नफरत अपनी जगह, इसलिए पाकिस्तान जैसे ममालिक, चाइना, रशिया, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। ये जो आप कह रहे हैं कि ये करना चाहिए था, जिससे आपने पहले बात की कि एक रिस्पांस आना चाहिए था जिससे कोई हतमी कंक्लूजन निकलता, या अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक डेलीगेशन बना के और ट्रंप के पास जाना चाहिए था और प्रेशर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट टाइमिंग है, क्या रैशनल है, क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा? खौफ, हिम्मत नहीं है, डर। क्या कहता अल्लामा इकबाल है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता और काफरी क्या है। ये खौफ है साहब बहादुर नाराज ना हो जाए। ये दिस इज द माइंड सेट ऑफ द रूलर्स, नॉट द अवाम। रूलर्स आपने जिस तरह कहा कि पूरे यूरोप अमेरिका में जो है अवाम खड़ी हो गई है, आई एम श्योर उम्मा के अंदर भी, मुसलमानों की हर मुल्क में भी लोगों का है, मगर हुक्मरान जो हैं वो अपनी उससे डरते हैं कि वो रूलिंग उनकी रूल ना चला जाए। शाह साहब, ये जो 74 की भी आप बात कर रहे थे कि उस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में इतना पैसा और इतनी ताकत नहीं थी, मगर उस ज़माने में ऑयल एज अ वेपन, फिर ये कॉमन करेंसी, कॉमन सिक्योरिटी की बातें, क्या वो यासर अराफात, शाह फैसल, कदाफी लीडरशिप का इन्हतात है, या इस दौरान में क्या फ़र्क, मेजर वजह क्या हुई? एक तो है कि जो उस लाइनअप क्या थी लीडर्स की, हाफिज अल असद, आप देख लें, हवारी बूमदियन, यासर अराफात, मुअम्मर अल कदाफी, मतलब है ये भला थी, किंग फैसल शहीद, मतलब है ये लोग देवर जायंट्स। तो ये तो बाकी तो अब नहीं, कोई इधर दाल लग के आया हुआ है, कोई कूडेटा करके आया हुआ है। हाँ, भुट्टो साहब खुद जो होस्ट थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, मैन विद अ विजन, और उसकी बात और विजन भी और जान भी। और आप ये देखिए, ये भी बहस रहती है कि वो किसिंजर साहब ने बाद में वो जो रहता है कि उनको जो धमकी दी गई थी वो सारा इसी समिट की फॉलोअप के अंदर ही था। आप आमिर मतीन साहब देखें कितनी जान है आपके हमारे पाकिस्तान में कि 1971 में हम 2 लख्त होते हैं, उसके फौरन बाद भुट्टो साहब आते हैं, ही सेज नहीं हम न्यूक्लियर एटम बम भी बनाएंगे, अरब इजरायली जंग उसके 1.5 साल बाद होती है, उसमें हम शिरकत भी करेंगे और फिर इस्लामिक समिट भी होस्ट करेंगे। कितना दम है, कितने जान है, और हम रिवाइव कर गए लाइक अ फीनिक्स वी रोज। मतलब मुल्क का आपका 2 लख्त हुआ है, पार्टीशन किया गया है ड्यू टू फॉरेन एग्रेशन, आपने फिर भी यू रोज बैक, यू बाउंस बैक।
तो ये इट इज़ नॉट अबाउट मनी कि जी पैसा नहीं है तो फलाना, इकोनॉमी ठीक नहीं है तो फलाना नहीं ठीक। और हिम्मत की बात है जी, दम की बात है। जैसे इन्होंने पूछा रावे साहब ने कि वो क्या, वो अब अरबों के पास क्या नहीं है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी रिसोर्सेज तो अरब कंट्रीज के पास हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हिम्मत नहीं तो कास्ट्रो में क्या चीज थी? कास्ट्रो के पास तेल था, कास्ट्रो के पास, होचीमिन के पास तेल था, हिम्मत थी, स्ट्रगल किया, अमेरिका को हराया। मैं अभी वियतनाम से आ रहा हूं बाय द वे, उन्होंने 3 साम्राज्यों को हराया, जापानीज इन एशिया, फ्रांस इन यूरोप एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। जब वियतनामीज ने, क्यूबा, फिडेल कास्ट्रो 90 माइल्स फ्रॉम मायामी, और वो कायम है रेवोल्यूशन अभी तक। तो ये शाह साहब, ये एक इसको अगर लार्जर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहूंगा, क्योंकि आप ब्रिक्स और एससीओ बहुत फॉलो करते हैं और बुलाए भी जाते हैं चीन के अंदर, खासतौर पे ओनली पर्सन के प्राइवेट अपनी कैपेसिटी में आपको बुलाया जाता है। मुशाहिद हुसैन, सरकारी कोई नहीं, साबिक वजीर। इवन वियतनाम में मुझे कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई जो नंबर 1 है। एग्जैक्टली। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि एक दुनिया के अंदर एक नई तकसीम जो हो गई है ग्लोबल साउथ की, और ये G7 जो है वो 40% ऑफ जीडीपी है, उसके G7 उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और फिर ये मिडल ईस्ट पहले ही इनका झुकाव ब्रिक्स की तरफ बढ़ रहा है, ये फार ईस्ट भी उसका हिस्सा बन रही है, और मिडल ईस्ट की इस झटके बाद मैं बाकी चीज़ों की तरफ भी आपसे की चाहूँगा राय लेना, मगर इसको सम अप करेंगे इन दिस न्यू कॉन्टेक्स्ट, न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है, ये किधर जा रही है सिचुएशन? आप ये देखें कि 3 सितंबर को क्या हुआ। शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ी परेड करा दी, एक तरफ पुतिन, एक तरफ किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का, और प्लस 26 अदर लीडर्स जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम और सारे हमारी लीडरशिप शामिल थी। एक जो वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पैदा किया गया, वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स कर रहा है। उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, क्योंकि दौरे मेयार और जो सारा उन्होंने किया है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते थे ना, वो तो फारग हो रहा है। और उसकी जगह ये जो आपने बात की ना, द सेंटर ऑफ ग्लोबल ग्रेविटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। एंड वेस्ट, आप भी वॉशिंगटन रहे हैं, मैं भी रहा हूं, वेस्ट एज वी न्यू इट इज नाउ इन डिक्लाइन, वो जवाल पजीर है, यूरोप हो या अमेरिका हो। एंड ट्रंप नोज दैट, इसलिए वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ही इज प्रिजाइडिंग ओवर अ डिक्लाइनिंग अमेरिका। तो उसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, इट इज स्पेयर हेडेड बाय चाइना, ग्लोबल साउथ से मुराद है थर्ड वर्ल्ड जो था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। इकोनॉमी के हवाले से देख लें, टेक्नोलॉजी के हवाले से देख लें, आप देखें ना, जो चाइना ने परेड की, वो जो DF-61 डोंगफांग 61 मिसाइल है, 15,000 किलोमीटर दुनिया की जहां भी गए वो जा सकता है, एंड इट कैन चेंज इट्स रूट्स ऑन द वे। आप कह रहे हैं जी अपने न्यूयॉर्क को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं रास्ते में कोई शिफ्ट कर लो, दे कैन डू दैट। इतनी हाई टेक्नोलॉजी उन्होंने कर दी है, रोबोट्स, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये दुनिया तब्दील हो गई है। इस नए ऑर्डर के अंदर हमारा आप कहेंगे कि पोजीशनिंग जो है वो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है, कि हम BRI का हिस्सा हैं, CPEC है, फिर SCO के ऑफ कोर्स मेंबर हैं, हमारा झुकाव ग्लोबल साउथ की तरफ है। इंडिया के लिए ये एक डिलेमा है कि उन्होंने फैसला करना है कि वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनते हैं कि नहीं। SCO में गए ज़रूर है, अगले साल जो है ब्रिक्स की उनका समिट है, मगर क्या ये उनके दरमियान जो फ्लक्स है कि अमेरिका की तरफ झुकाव करना है या ग्लोबल साउथ, वो क्या झुकाव लगता है और किधर जा रहे हैं वो? एक चीज़ ये पाकिस्तान की जो बात की, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि इस वक्त भी एक यूनिक पोजीशन है हमारी। बैक वक्त आपका एक इम्पैक्ट है, आपका इंग्रेस है, आपका असर रसूख है, चाहे तेहरान हो, बीजिंग तो वैसे ही चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है, मॉस्को एंड वाशिंगटन DC एट द सेम टाइम आपको सबको कल्टीवेट भी कर रहे हैं और आपकी इज्जत भी कर रहे हैं, आपका स्टेचर भी बढ़ा है, और हमारा भी वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि मैं समझता हूँ अगले 10 सालों में जो 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज कर रही हैं, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जो अपने अपने रीजन्स में, क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड तो ख़त्म हो गया ना जी,
तो अब रीजनल ब्लॉक्स में ये SCO आ गया, ब्रिक्स आ गया, सब जगह आ गया, उसमें हमारा एक बड़ा की रोल होगा। तो जहां तक हिंदुस्तान दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट डिस्पाइट आवर गवर्नमेंट, मतलब ये पाकिस्तान की खूबी है क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब वो क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए ना, इस वक्त मुल्क के अंदर एक खौफनाक किस्म का सैलाब चल रहा है और समझ आती थी कतर जाना बड़ा ज़रूरी था। अब ये वो इसके बाद सऊदी अरेबिया से लंदन, उसके बाद UN जो है जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चीन, ठीक है, वो भी जाना ज़रूरी होता था, पर इस वक्त सिंध के अंदर ये सैलाब जा रहा है, बिमा एलो एयाल वो भी उधर चले गए हैं। तो ये पंजाब में बड़ा सीरियस फ्लड है, पूरे पाकिस्तान में इसको बड़ी एक इमरजेंसी है, इतने बड़ा सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली यही जो मैं कहता हूँ ना, एलीट और स्ट्रीट का जो गैप है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग देखते हैं वो हमारी परवाह नहीं करे। और ये आधा क्राइसिस तो मैन मेड है। आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज अपनी जगह, बारिशें बड़ी हुई, सारा हुआ, लेकिन जब पिछला फ्लड आया था 3 साल पहले 2022 का, उसके बाद क्या तदाबीर हुई? उससे पहले 2010 वाला जो फ्लड था, नथिंग हैपेंड। तो इंडिया के लिए जो आपने सवाल किया ना, वो एक मखमसे में है, पहली दफा वो फंस गया है। उनकी बनिया मेंटेलिटी थी कि मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, उधर से फायदा उठाओ, उधर से फायदा उठाओ। अब वो फंस गए। ट्रम्प कह रहा है कि जी कुछ लो या कुछ दो, ये नो मोर फ्री लंचेस, और हमें आपकी जरूरत नहीं है कि हम आपको स्पॉन्सर करें चाइना के खिलाफ। चाइना से हम खुद बात कर लेंगे, डील कर लेंगे। यहाँ पे लेंगे एक क्विक ब्रेक और डिस्कशन को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और गुफ्तगू का आगाज वहीं से करेंगे जहां पे बात हो रही थी। इंडिया के जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, जिस तरह प्रवीण स्वानी टाइप, वो कहते हैं कि ये SCO में भी चले गए क्योंकि इनको ब्रिक्स में ज़रूरत है अगले साल समिट में कि शी जिनपिंग भी आए। मगर ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है मोदी साहब की जो है झुकाव, वो वेस्ट और अमेरिका की तरफ ही है, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में जाने के लिए चीन की सुप्रीमेसी और उसके लिए पाकिस्तान के साथ इनको अमन करना पड़ता है, जो इनके यहाँ ये इनक्लाइंड नहीं है करने के। क्या कहेंगे आप? जो मैप लगाया है अखंड भारत का उन्होंने लोकसभा में, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, वो तो उसको कर रहे हैं। और दूसरा इस्लाम दुश्मनी, पाकिस्तान की हेट्रेड, तो ये जो इस बेसिस पर है। प्रवीण स्वामी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा अगर आपने इंडिया ने राइज करना है, इंडिया ने आगे बढ़ना है, चीन और पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और चाइना ने वैसे ही उनको कंटेन कर लिया है। चाइना से वो 20 साल पीछे हैं इस वक्त। दे आर 6 times मोर द इकोनॉमी देन इंडिया, चाइना की इस वक्त। चीन ने 3 बड़े काम किए हैं अमर मतीन साहब पिछले 3 महीनों में। नंबर 1, जो इंडिया के टेरिटरी है अरुणाचल प्रदेश, उनका ये इलीगली ऑक्यूपाइड चाइनीज टेरिटरी बाय इंडिया, इसका नाम है जंगनान, चाइनीज नाम, और उसके जितने मकामात हैं, पहाड़ हैं, सड़कें हैं, शहर और गांव के नाम उन्होंने चाइनीज में कर दिए। दूसरा, और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा भी था कि हम अगर लोअर राइपेरियन है तो इंडिया इज ऑल्सो द लोअर राइपेरियन ऑफ चाइना। वो काम ना करे वाटर एग्रेशन का, कल को वो खुद उसका शिकार हो सकता है। अब चाइनीज आर बिल्डिंग ए बिग डैम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर $167 बिलियन का। और तीसरा जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया है, अ ह्यूज रेलवे प्रोजेक्ट शिनजियांग से तिब्बत वाया अक्साई चिन। उसमें तो खैर लोग भी जाएंगे, फायदा होगा, लेकिन ट्रूप मूवमेंट भी आसान हो जाएगी फिर कम्युनिकेशन के हवाले से। तो आपके कश्मीर के साथ है दलाई लामा के सक्सेशन एक रेड लाइन होगी अगर इंडिया उससे वायलेट करे। बिल्कुल, और ये अब क्लियर हो जाए कि चाइना नाउ इज अ डी फैक्टो पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट, आमिर मतीन साहब, एंड दे आर द सिक्योरिटी गारंटर फॉर द रीजन। मैं शाह साहब थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का, क्योंकि फायदा उठाते हुए कि आपकी रेंज बड़ी वाइड है, ये हमारा इशू रहता है अफगानिस्तान के साथ। हमारा हमसाया है, मुसलमान मालिक है, फिर एक दरीना तल्लुकात अच्छे बुरे होते रहते हैं। अभी लेटेस्ट एक बुरा फेज चल रहा है कि या बहुत ज़्यादा हमारे उनसे
तालिबान की हम इतनी वो करते रहे हैं, अब बिल्कुल स्टैंड ऑफ हुआ है। अगेन आपकी मैं ये ट्वीट इसके ऊपर पढ़ दूं कि आपने इसका अपनी ट्वीट के अंदर जो जिक्र किया है कि जनाब एकदम पूरे उनके साथ आप या तो बहुत पपियाँ जपियाँ कर लेते हैं और एकदम बिल्कुल ही ख़त्म करने वाली, क्या करना चाहिए? मखमसा तो है, वो टीटीपी नहीं छोड़ते और हमारे लिए 19 हमारे ये पिछले महीने में जो हैं फौजी शहीद हुए हैं तो उनका नहीं छोड़ते, हम क्या करें? देखिए ना, एक तो हम एक्सेप्ट करें कि हमारी पॉलिसी फेल हो गई है। पहले हमने उनको प्रोटेक्शन दी 9/11 के बाद, उससे पहले भी हमने उनको सारा कुछ पाला बोसा सारा किया। फिर हमने कहा कि टीटीपी से भी हम बात करते हैं, हमने फैसिलिटेट किया टीटीपी का वापसी, और मैं उस ब्रीफिंग में शामिल था 5 जुलाई 2022। उसकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा वाज द चीफ, जनरल फैज वाज द कोर कमांडर, और उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी को इन द पार्लियामेंट। उसमें मैं था, मोहसिन दावर था, और वो क्या नाम है, ये बिलावल भुट्टो। हमने उसकी मुखालफत की कि ये क्या आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, सारा कुछ। अब हमने एक और यूटर्न, तो उस एक्सट्रीम में ना जाए। मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ रीजनल अप्रोच, क्योंकि तालिबान को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, नोबडी वांट्स अ रजीम चेंज। अमेरिकन डेलीगेशन बैठा हुआ है काबुल में, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने कर दिया, रशिया ने रिकग्नाइज कर दिया, चाइना ने कर दिया। हम उनसे ये बात करें कि ये रेड लाइन है, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ऑल नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान, कि आपकी सरजमीन से हमसायों के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चाइना भी जाहिर है एक्सट्रीमिस्ट। शाह साहब, बड़ी उम्मीद थी ये जो ट्राइलेटरल हमारी मुलाकात हुई चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो उसके बाद ये उम्मीद थी, क्योंकि चीन का एक इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप उनके बहुत बड़े गहरे हो गए हैं, कि शायद चाइनीज़ फैक्टर की वजह से अफगानिस्तान से ये हमले टीटीपी वाले बंद हो जाएं, पर वो बंद नहीं हुए। एक मखमसा तो है। देखिए ना, वीक लिंक आपका क्या है कि इशू है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ है पीटीआई की गवर्नमेंट, जिससे फेडरल गवर्नमेंट के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं। उसके पीछे है अफगान तालिबान अक्रॉस द बॉर्डर, उसके आगे उन्होंने टीटीपी को किया हुआ है। तो ये सारा, और जितनी बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं वो भी आपसे नाला हैं। तो यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली देयर, क्योंकि ये कोई और इशू ना फॉल्ट लाइन बन जाए हमारे लिए, जो आगे बलूचिस्तान में आपको पता ही है जो हालात हैं। तो ये दिस इज अ वेरी पोटेंशियली सीरियस, बिकॉज एवरीबॉडी इज आर्म्ड एंड केपीके। शाह साहब, वीक लिंक्स तो फिर क्योंकि ये बाहर की हमने इशू कर ली कि दुनिया इस वक्त एक फ्लक्स में है और ये रीअलाइनमेंट हो रही है, ग्लोबल साउथ वर्सेस दी वेस्ट हो रही है, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, हमारे दाएं बाएं जो है खतरात मंडला रहे हैं, इंडिया से भी टेंशन खत्म नहीं हुई। मगर ये जो हमारे डोमेस्टिक वीक लिंक्स हैं कि इस वक्त जिस तरह अभी सैलाब चल रहा है, इकॉनमी के भी ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, मगर ये जो पार्लियामेंट इरेलीवेंट होके रह गई है और जुडिशरी के साथ ये जो जंग है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। ये आज की फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख़बर है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी गई और उनको काम करने से रोक दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात हैं कि जनाब किसी जज को भी जब तक जुडिशल काउंसिल से उसको बरतरफ नहीं होता, जुर्म साबित नहीं होता, उसको नहीं रोका जा सकता। अब नेक्स्ट कोई भी किसी के खिलाफ, जज के खिलाफ एप्लीकेशन देगा और उसको काम से रोक दिया जाएगा। ये किधर मामला जा रहे हैं? देखिए ना, जो भी रियासत होती है उसकी कमज़ोरी और मजबूती का इन्हिसार इदारों पर होता है कि आपके इदारे कितने मजबूत हैं। स्टेट का स्ट्रक्चर है ना जी, आपकी ब्यूरोक्रेसी कितनी मजबूत है, आपकी आर्म फोर्सेस, आपकी पार्लियामेंट, आपकी जुडिशरी, आपका मीडिया। अगर जुडिशरी में जो वी ऑलवेज टुक प्राइड इन जुडिशरी के रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फैसले करती हैं, अगर उसमें इस किस्म के दरार पैदा हो गए हैं हर लेवल पे कि एक दूसरे के खिलाफ इन फाइटिंग हो गई है, तकसीम हो रही है, तो फिर जस्टिस की फराहमी तो बात की बात है, वो अपना परफॉर्म कैसे करेंगे? तो आई थिंक दिस इज वीकनिंग द स्टेट स्ट्रक्चर। इसलिए मैं मुखालफ हूँ इस वक्त, टिंकर ना करें सिस्टम के साथ, नए सूबों की बात ना करें, जो सूबे हैं उनको संभालें, उस सिस्टम को करें। ये कहते हैं 10 सूबे बना लो, 12 बना लो, आई डोंट एग्री विद दैट व्यू।
एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जिस्टिंग कहानी है, उनको ठीक करना, दुरुस्त कर लें। तो पंजाबी कहते हैं खिलार ना पाओ, खिलार ना पाओ, जो अपना है वो उसको ठीक करें। क्योंकि ये खिलार की वजह से जो आपका इस वक्त शाह साहब, मैं पॉलिटिकल तो कर लिया मगर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है जी। और इस वक्त जो खौफनाक किस्म के जो फिगर्स आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा 90 ट्रिलियन का कर्जा हो गया है और जो एक साल के अंदर जो बताया जा रहा है 9 ट्रिलियन लिया गया है, 3 साल के अंदर जो है वो कोई 34 ट्रिलियन का कर्जा लेके उतारे हैं। अभी आप कह रहे थे कि करने को अगर अकल हो और राइट तरीके लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो और उसको अपना काम भी आता हो तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि अरबों से बात की जाए, हमें खिदमत का मौका दें, तो ये पीनट्स हैं उनके लिए। एब्सोल्युटली। मगर सूरत हाल ये है कि दावे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, कोई ये सैकड़ों के करीब MOU साइन हो जाते हैं, फोटो ऑप्स हो जाती हैं, मगर ये मैं अली खिज़र साहब इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी मैं ये आर्टिकल देख रहा था, उनके जनाब के MOUs अपार्ट कोई 70-80 बिलियन डॉलर के हो चुके हुए हैं, मगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 300 मिलियन आई है। ये जो 2.1 बिलियन कहा जाता है उसमें से बाकी पैसा उन्होंने प्रॉफिट रिटेन किए हैं। 300 मिलियन जो है एक साल में आई है, कोई बंदा यहाँ पैसा लाने को नहीं तैयार। आपको मैं 2 स्टेटिस्टिक देता हूँ। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी इन्वेस्टर की बात करें। आपके एम्बेसडर UAE मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल से 2024 में 8,500 नए बिजनेस खुले हैं पाकिस्तानियों के दुबई में, इन नई कंपनीज खुली हैं 8,500। नंबर 1। नंबर 2, डॉन की खबर थी कि पिछले 3 सालों में 20,000 पाकिस्तानियों ने 12 अरब डॉलर UAE में इन्वेस्ट किए हैं। तो सारा पैसा तो आपका वहां जा रहा है, आपके अंदर जो है शाह खर्चियां खत्म नहीं हो रही। यू हैव द लार्जेस्ट कैबिनेट इन हिस्ट्री, तो पैसा ऐसा खर्च कर रहे हैं। वैसे हम कहते हैं कि जी अवाम को रिलीफ देना है तो हम IMF से पूछेंगे। आपको पता है इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट बगावत हो गई थी जब तनख्वाह की इशू के ऊपर के व्हाई द सैलरीज वर रेज्ड ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। बगावतें तो शाह साहब ऑल अक्रॉस हो रही हैं, जो है नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी, और वो आपका मैंने ट्वीट वो भी देखा। वो देखे ना कि आप ऊपर स्टोरी सारी कर रहे हैं सिर्फ हम ही रह गए हैं जहाँ से नेक्स्ट लाइन, यू कैन नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ा ही वाइड रेंजिंग इश्यूज के ऊपर आपसे, इट्स ऑलवेज वेरी एजुकेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने की शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।